हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आप सबका आज की लाइव क्लास के अंदर। बच्चों चैप्टर चल रहा है कौन सा? 5। पांडव कितने थे? 5। तो चैप्टर में हमारा कौन सा चलेगा बेटा आज? 5। और 5वें चैप्टर में बच्चों हम लोग निकल के आ गए हैं बहुत दूर तक। और वो दूर कहाँ है बच्चों? हमने शेयर कैपिटल पढ़ लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़ लिया, हमने आज सुबह सुबह ट्रेड रिसीवेबल भी पढ़ लिया। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? और आज बच्चों हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग बच्चों पढ़ाई करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ाई करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। और वो है क्या बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर, हम बिल्कुल साथ हैं। सर आप ऐसा क्यों नहीं करते? 3-4 टॉपिक हमें होमवर्क दे दो। रहने दो, फिर तुम एक्सपोज वीडियो बनाते फिरोगे मेरे ऊपर। ये देखो भाई, सबने ऐसे कर, नहीं 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 नहीं। देखो चैप्टर का खौफ हो तो ऐसा हो, चैप्टर का खौफ हो तो ऐसा हो। तनिष्का जी थोड़ा परेशान मत हो, एकदम आराम आराम से हो जाएगा बेटा चैप्टर। टेंशन मत लो तनिष्का, तुम इतनी सुबह नहीं आती हो तुम क्लास में, इसलिए तुम्हें टेंशन हो रही है। आओ, ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां से जो है हम लोग आज अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। ओके, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब तो आपको समझ आ गया होगा मैं हर टॉपिक को ऐसे बोलता हूँ, बहुत आसान है। फिर से आप लोग आगे बढ़े, इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, असर्शंस चेक करनी है। असर्शंस चेक करने के लिए आपको प्रोसीजर्स बनाने हैं। आपको बच्चों बस मैं ये हिंट दे सकता हूं कि हर टॉपिक में से जितने भी, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कैश की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करनी है, तो कैश की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए एक एक लाइन में से एक एक वर्ड निकाल लो, बाकी अपने जनरल नॉलेज के बेसिस पे लिख के आ जाओगे, काम हो जाएगा। और वो काम भी बच्चों मैं आपके लिए करके ला रहा हूं। ये देखिए, ये चार्ट्स मैं आपको बना के दे रहा हूं। अगर आप कैश और कैश इक्विवेलेंट की मुझसे बात करेंगे बच्चों, तो इसके अंदर टोटल मिला के टॉपिक्स है कितने? इधर देखो, सबसे पहले एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे, बीआरएस जो कंपनी बना रही है उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसे हमने अकाउंट्स रिसीवेबल में पढ़ा था ऐसे 505, वो कैसे करेंगे कैश के लिए, बैंक के लिए। और साथ में बच्चों वैल्यू को लेके जो है हम लोग क्या प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं। डिस्क्लोजर्स, आपको पता है बच्चों इस चैप्टर की क्या प्रथा है कि डिस्क्लोजर्स आपने करने हैं। ये बात होती है शेड्यूल 3 में, कैसे आप लोग जो है इन आइटम्स को डिस्क्लोज करते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपके साथ बच्चों शुरू करता हूं क्या, एग्जिस्टेंस वाला टॉपिक। पहले तो एक बात फिर से देख लो बच्चों, आईसीए क्या कर रहा है, ERCV ना करके आर हटा के ECV और पीएनडी बोले तो बेटा क्या, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आपसे ये असेशन चेक करवा रहा है। और बीच में छोटे मोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। छोटे मोटे टॉपिक्स कैसे? जैसे कि डायरेक्ट कंफर्मेशन कैसे होगा। अब जैसे आपके पास यहाँ पे आ गया कि बीआरएस कैसे होगा, राइट। ये नेचर है इस चैप्टर का जो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। आ जाओ, एग्जिस्टेंस बच्चों हमने क्या करना है। स्पीड तो फास्ट नहीं लग रही मुझे, एक बार चैट में जल्दी से कंफर्म करो, स्पीड ओके है या फास्ट लग रही है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके और फास्ट, बस इतना बताओ, ओके लग रही है या फास्ट लग रही है? ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। आ जाओ, चलो बच्चों, चलो आ जाओ प्लीज। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। तो पहले तो हम ये स्टैब्लिश कर लेते हैं एग्जिस्टेंस में क्या चेक करना होता है। भाई कंपनी आपको बैलेंस शीट में दिखा रही है मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो 500 करोड़ रुपए का है, तो आप देखना चाहोगे ना है भी या नहीं? नहीं तो बच्चों, अच्छा हर बात में ना ऑडिटर की तरह सोचो, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? एक कंपनी अगर झूठे ही अपना कैश और कैश इक्विवेलेंट दिखा देगी तो बेटा क्या होगा, उसकी बैलेंस शीट जो है इन्फ्लेटेड नजर आ रही होगी। कम ऑन, यस और नो? बैलेंस शीट इन्फ्लेटेड नजर आ रही होगी, उसके रेशियोज सारे बड़े अच्छे अच्छे निकल के आ रहे होंगे, जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो कंपनीज जनरली चाहती हैं कि वो ज्यादा कैश, ज्यादा बैंक बैलेंस जो है वो दिखाए। ऑडिटर ने चेक करना है कि भाई जो बैलेंस ही बता रहे हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो ऑडिटर स्टैब्लिश करेगा existence of the cash and cash equivalent balances as at the period end। ओके जी, चलिए ये व्हाइट बोर्ड किसने खोल दिया भाई? बंद कर दो भाई इसको, भलाए को। आ जाओ जी, ये तुम लोग ऐसे छेड़खानी करते रहते हो। एक मिनट रुको, पहले मैं इसको ऑफ ही कर दूं। हाँ, अब नहीं कर पाओगे तुम लोग। आओ नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीटनेस में हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई जितने भी बैलेंस रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो एक्चुअली में रिकॉर्ड हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्क्लोजर में हम लोग क्या चेक करेंगे कि रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के दे रखे हैं एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। एंड जनरली हम लोग बच्चों इसमें क्या चेक करते हैं, शेड्यूल 3। वैल्यूएशन में हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो प्रॉपर है, वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो एज पर लॉ एंड रेगुलेशन है। मेरी ये उम्मीद है आप लोगों से कि एटलीस्ट इन चारों चीजों में तो आपको दिक्कत नहीं आती है। चारों चीजें आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ जी कैश की असर्शंस क्या क्या चेक करोगे, मैं तो सच बताऊं आप 5 लिख के आना। एग्जिस्टेंस लिख के आओगे, एग्जिस्टेंस के लिए ऑडिटर चेक करेगा कि भाई ये जो कैश क्लेम कर रहे हैं ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसको भी याद नहीं करना है, एग्जिस्टेंस में आप एक लाइन तो लिख सकते हो ना, ऑडिटर विल चेक दैट वेदर द कैश क्लेम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट और नॉट।
राइट। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे पास एग्जिस्टेंस के बाद, मैं तो कह रहा हूँ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी लिख के आना। बताओ कितनी इंपॉर्टेंट असर्शन है और आईसीए उसके बारे में कुछ बोलता नहीं है। क्या आप ये नहीं चेक करना चाहोगे कि कंपनी जो कैश क्लेम कर रही है उसी का है कि नहीं? बोलो हाँ के ना, कम ऑन। तो बेटा ये बात आईसीए ने नहीं लिखी, लेकिन हम भाई ऑडिटर हैं, हम अंधे थोड़ी ना है, हम लिख के आएंगे। अगर कोई पूछ ले कि असर्शन क्या क्या चेक करोगे आप कैश के बारे में, हम लिखाएंगे कि हम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी चेक करेंगे। और यहाँ पे ऑडिटर क्या चेक करेगा, दैट वेदर द कैश which is shown in the financial statement of the entity actually belongs to the entity has the control over that cash, come on, yes or no? नहीं तो भाई मैं किसी को भी कैश दिखा दूं अपने पास रख के और मैं देखूं ये पूरा कमरा कैश से भरा हुआ, उधार लिया था 2 दिन के लिए। आओ तीसरी बात बच्चों हम लोग क्या बोलोगे, ERC कंप्लीटनेस, कि जितने भी बैलेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए थे रिकॉर्ड हो गए कि नहीं। वैल्यूएशन, कि भाई ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट की वैल्यूएशन दिखा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं। क्या ये 5 बातें लिख के आ सकते हो? ये तो बहुत जेनरिक बातें हो गई। अच्छा जी, देन अब बच्चों आगे चलते हैं। अब आपको बोला गया कि ये बताओ कि एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे। कम ऑन, क्या बोला गया जल्दी बताओ बेटा, ये बताओ कि एग्जिस्टेंस जो है आप लोग कैसे चेक करने वाले हो। मैंने बोला बिल्कुल बताएंगे, 1 मिनट रुकिएगा जरा, आप लोगों की चैट कहां गायब हो गई है उसको भी ऑन कर देता हूं मैं। हाँ जी, ये बताओ कि भाई आप लोग जो है वो एग्जिस्टेंस कैसे चेक करने वाले हो। मैंने बोला अभी बताता हूं। 3 पॉइंट बच्चों, सरप्राइज चेक, साइमल्टेनियस चेक, कैशियर कंफर्मेशन। मेरे साथ साथ सरप्राइज चेक, साइमल्टेनियस चेक, कैशियर कंफर्मेशन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, डायरेक्टली पूछेंगे, हाउ एज अ ऑडिटर यू विल कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट द बैलेंस शीट डेट। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या बोलेंगे, सरप्राइज चेक। अब सरप्राइज चेक में क्या होता है, इधर देखिए प्लीज प्लीज प्लीज। हम लोग क्या करेंगे, अनअनाउंस्ड कैश बैलेंस वेरिफिकेशन कर लेंगे एट एंड आफ्टर द ईयर एंड। हो सकता है हम ईयर एंड पे कर ले, हो सकता है हम किसी और डेट पे कर ले। किसी और डेट पे करके बच्चों क्या करेंगे, मान लो मैंने 10 अप्रैल को किया, तो मैं 10 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो बीच की ट्रांजैक्शन है क्या उन्हें एडजस्ट कर सकता हूं? कम ऑन, क्या उन्हें एडजस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और मैं फिर इस बैलेंस को भी अपना कंफर्म कर सकता हूं, राइट। तो सबसे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सरप्राइज चेक। आपको ये याद रहना चाहिए कि ऑडिटर को अनअनाउंस्ड कैश बैलेंस वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। ओके, इससे कैश की क्या चेक हो जाएगी, एग्जिस्टेंस मतलब जितना वो क्लेम कर रही है वो एक्चुअली में है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस टॉपिक को अगर आप किसी और टॉपिक से कनेक्ट करके दिखा दो जो हमने पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी करा हुआ है, सरप्राइज चेक से रिलेटेड के ऑडिटर बिना बताए पहुंच गया, तो मैं आपको दूंगा बच्चों 150 रुपए का यूपीआई। चलो जल्दी बताओ। उल्लास भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उल्लास ने बिल्कुल सही स्टैंडर्ड जो है वो कोट किया है। बाकी सबने इन्वेंट्री लिखा है, सबने इन्वेंट्री लिखा है। एक्चुअली बच्चों इसका जो स्टैंडर्ड है आप अगर ध्यान से देखो तो ऐसे 300 में हम लोग पढ़ते थे कि ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ अपने ऑडिट की कुछ बातें शेयर कर लेनी चाहिए, इट विल फैसिलिटेट दी ऑडिट। और तब हमने क्वेश्चन भी करा हुआ है आपकी बुक के अंदर, मैं आपको याद करा रहा हूं अभी, कि ऑडिटर जो है बिना बताए क्लाइंट के पास पहुंच गया तो उसने मतलब ये सही नहीं किया है, उसे बता के जाना चाहिए था। याद है आपको ये बात, याद है? उसे बता के जाना चाहिए था, क्योंकि अगर बता के नहीं जाएगा तो काम डिसरप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा होगा कि सरप्राइज चेक भी तो करना है, तो बेटा जनरली बता के जाते हैं, लेकिन कभी कभी सरप्राइज चेक भी इन्वॉल्व करने चाहिए, स्पेसिफिकली कैश को लेके जो है वो करने चाहिए। आप बता के गए हुए थे, वहां पे ऑडिट कर रहे थे, अचानक से आपने सोचा आज तो भाई कैश वेरीफाई करेंगे, राइट। कनेक्ट कर पाए जो मैंने बोला कि नहीं बोला, पहले बताओ ऐसे 300 वाले टॉपिक से, राइट। आ जाइए, चलिए पहला पॉइंट बच्चों सरप्राइज चेक। दूसरा पॉइंट साइमल्टेनियस चेक। ये साइमल्टेनियस चेक क्या है, इधर देखो। अगर आप किसी के ऑडिट करने गए हो, वहां पे बच्चों बहुत सारे जो है वो कैशियर्स हैं। आप जब कैश चेक करो ना तो कोशिश करो अपनी टीम को बोलो कि सबका कैश एक साथ चेक करें। सर ऐसा क्यों? नहीं तो भाई साहब सबका कैश सही निकलने वाला बता रहा हूं मैं। कैसे? आपने एक का चेक किया, अब उसका तो चेक हो गया ना, वो उठा के दूसरे वाले को दे देगा। जब दूसरे की चेकिंग हो रही होगी उसमें जो कम पड़ेगा वो तीसरे वाले को दे देगा। तो इसलिए बोले साइमल्टेनियस चेक। वेरीफाई ऑल कैश बैलेंस एट वंस इफ देयर आर मल्टीपल कैश हैंडलर्स। अगर एक से ज्यादा कैश हैंडलर्स है बच्चों तो आपने क्या करना है, आपने सारी के सारे कैश जो कैश है उसको एक साथ चेक करने की कोशिश करना है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज भाई साहब वो लोग जो है वो कैश को इधर उधर करके हमेशा बैलेंस क्या करा देंगे, मैच करा देंगे। तीसरी बात कैशियर कंफर्मेशन। अभी कैशियर कंफर्मेशन क्या है? कैशियर कंफर्मेशन बहुत सिंपल है। आप एक काम करेंगे, आप कैश को काउंट करेंगे कैशियर की प्रेजेंस में और उनसे साइन ले लेंगे। किसके ऊपर? जो आपने काउंटिंग करी है उसके ऊपर आप उसके क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, ताकि भाई अकाउंटेबिलिटी जो है वो सेट हो जाए। अब आपके मन में बात आ रही होगी सर हम तो और 5 पॉइंट लिख सकते हैं कैश के एग्जिस्टेंस को लेकर। लिख दो, लेकिन ये 3 जरूर लिख के आना, सरप्राइज चेक, साइमल्टेनियस चेक, कैशियर कंफर्मेशन।
मेरे साथ, सरप्राइज चेक, उसके बाद सारे के सारे चेक करें यानी साइमल्टेनियस चेक और कैशियर कंफर्मेशन। डन। अगर बच्चों मुझे आपसे उम्मीद किया है, मैं आपको बताता हूं, मैं ये भी याद करने की उम्मीद नहीं कर रहा, आप स्टडी मैट तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं बस ये पॉइंट याद रह जाए और उसके बाद आप एक एक लाइन अपने मन से बना के लिख सकते हो कि नहीं मुझे बता दो हाँ कि ना। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, बताओ मुझे बताओ कैश की एग्जिस्टेंस कैसे चेक होगी। हम बोलेंगे सर बताते ना, सरप्राइज चेक करेंगे, साइमल्टेनियस चेक करेंगे और साथ साथ में हम लोग क्या कर लेंगे, कैशियर कंफर्मेशन। सरप्राइज चेक में क्या लिखोगे कि भाई हम लोग जो है एक दिन सरप्राइज चेक करें क्लाइंट के प्लेस पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, राइट। फिर साइमल्टेनियस चेक में क्या करोगे, अगर मल्टीपल जगह पे कैश मेंटेन है तो हम लोग सारी जगह पे एक साथ कैश चेक करें ताकि कैश की मूवमेंट करके ये लोग कैश के बैलेंस को मैच ना करवा पाए, राइट। फिर उसके बाद कैशियर कंफर्मेशन में क्या करोगे, एक बार आपने अगर कैश चेक कर लिया, कैश का आपने टेस्ट काउंट कर लिया है, तो उस काउंट पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कैशियर की कंफर्मेशन ले लेंगे, कैशियर का सिग्नेचर ले लेंगे ताकि भाई अकाउंटेबिलिटी जो है वो एस्टैब्लिश हो पाए। डन। भाई कल को मना कर देना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है जी 1,60,500 रुपए निकले थे, कैशियर बोले नहीं सर आप भूल रहे हो 1,80,000 थे, और अगर कैशियर के साइन ले लिए हमने 1,60,500 रुपए, तो क्या भूल सकता है, आप भूल रहे हो नहीं, तो बेटा आपके साइन है उसके ऊपर। डन। बोल दो, आ जाओ जी बच्चों, फिर से और इस चैप्टर को करने का तरीका बताए ना, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट लेंगे, फिर थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट लेंगे, राइट। आ जाओ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये चैप्टर की क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा प्लीज बेसिक से देखते हुए आओ, तभी फ्लो बनेगा। ये चैप्टर जो है वो बहुत लेंदी है, इसको करने की एक पर्टिकुलर अप्रोच है। आपने बाई चांस बीच में क्लास मिस कर रखी नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने इसकी शुरू वाली क्लास नहीं देखी है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, तो प्लीज शुरू से देखते हुए आए। आइए वापस चलते बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये पॉइंट याद मत करने बैठ जाना, ये टॉपिक का ओवरव्यू है। क्या क्या कवर करना है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस का वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर। ओके, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर। मैंने तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बारे में भी आपको बता दिया। 5 असर्शन पे एक एक लाइन लिख के आ सकते हो। हाँ, पहली असर्शन को बच्चों हमने डिटेल में कवर कर लिया क्या, यस। क्या डिटेल है बच्चों इसकी, सरप्राइज चेक, साइमल्टेनियस चेक, कैशियर कंफर्मेशन, बस अपने आप बना के लिख के आने हैं अब आपने इसके पॉइंटर्स। आइए नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं, कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे। हाँ जी मेरे साथ साथ बच्चों, कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे, एक बार बस तीनों की हेडिंग पढ़ो जल्दी से। ये तीनों हेडिंग बच्चों जो सामने दिख रही है इनको रीड करो फास्ट, फिर मैं आपको देता हूं इसके एग्जाम्पल के साथ पूरा ज्ञान बढ़िया सा। जल्दी से रीड कर लो एक बार, जल्दी। डन। आइए जी आइए, आओ बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चेक रफ कैश बुक एंट्रीज। ये रफ कैश बुक एंट्रीज क्या होती है, कई कंपनीज में प्रैक्टिस होती है कि वो कैश में पहले जो कैश का काम करती है पहले कॉपी में लिखती है, फिर उससे बच्चों अकाउंट पे चढ़ाती हैं। तो आपके पास हो सकता है, आपके क्लाइंट के पास अगर कोई रफ कैश बुक मेंटेन है तो हम उस रफ कैश बुक को जो है वो चेक करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि रफ कैश बुक की सारी एंट्रीज आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। असर्शन कौन सी चेक कर रहे हो, कंप्लीटनेस क्या बोलता है, कोई भी चीज अनरिकॉर्डेड, मेरे साथ कोई भी चीज अनरिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए। तो स्टेप 1 क्या हो गया, रफ कैश बुक को देखो, इंश्योर करो कि भाई रफ कैश बुक की सारी एंट्री जो है वो आपके ऑफिशियल कैश बुक के अंदर एंटर्ड है। बताइए बात समझ आती है, सिंपल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या बच्चों, वेरीफाइंग टेम्परेरी एडवांसेस। अभी टेम्परेरी एडवांसेस क्या होते हैं, हो सकता है कि भाई क्लाइंट ने अपने एम्प्लॉय को कुछ एडवांसेस दे रखे हो और एडवांसेस का रिकॉर्ड कुछ ना हो, बस आपके पास स्लिप्स हो, चिट्स हो, आईओयू। ये आईओयू क्या होता है, आईओयू बेटा, आईओयू लव नहीं है, ये आईओयू है। कहीं तुम बोलो फरवरी में सर कैसी बातें कर रहे हो, आईओयू मतलब मैंने आपको पैसे देने, मैं आपका ऋणी हूं, राइट, मैंने आपको पैसे देने हैं, जैसा बोलते हैं आईओयू 1। ओके, तो ये ऐसी स्लिप्स वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसी स्लिप्स हैं तो ये इंश्योर करें कि भाई आप इसको कैश बैलेंस पे ना दिखा रहे हो और ये प्रॉपर अकाउंट पे जो है पोस्टेड हो। अपने किसी इंप्लॉय को कोई छोटा मोटा एडवांस दे रखा है, इनकम टैक्स याद करो ना, पेटी लोन्स दे सकते हैं कि नहीं, 20,000 तक के लोन टैक्सेबल नहीं होते, दुष्टो सैलरी का चैप्टर है ना। तो वही बातें कर रहे हैं कि इंश्योर टेम्परेरी एडवांसेस, स्लिप्स, चिट्स एंड आईओयू आर ऑथोराइज्ड एंड अकाउंटेड फॉर। दो बातें, ऑथोराइज मतलब भाई उस पे किसी के साइन होने जरूरी है और साथ साथ में उनको कैश बैलेंस में ना दिखा के उनको प्रॉपर एडवांसेस की तरह प्रॉपर जो है एम्प्लॉय के अकाउंट्स वगैरह में आपको प्रेजेंट करना है। आइए फिर से बात करते हैं,
रफ कैश बुक एंट्री चेक हो गई, टेम्परेरी एडवांसेस चेक हो गए, कैश फ्लो एनालिसिस। अब ये कैश फ्लो एनालिसिस क्या है बच्चों, इधर देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई कैश फ्लो किसी पर्टिकुलर मंथ में बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं कि भाई मार्च के मंथ में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कैश दिखा रखा है, नो प्रॉब्लम। हम क्या बोलेंगे, सर एक्सप्लेन कर दो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलो। मार्च में अचानक से कैश जो है बहुत ऊपर चला गया, आपने पूछा सर एक्सप्लेन कर दो, ये कैश अचानक से जो है आपका ऊपर क्यों चला गया, व्हाई कैश बैलेंस इज हाई इन द मंथ ऑफ मार्च। मैनेजमेंट ने बोला हम सीजन एंड सेल लगाते हैं, हम सीजन एंड सेल लगाते हैं और उसकी वजह से जो है मार्च में आप देखोगे हमारा कैश बैलेंस ऊपर चला गया था। अब ऑडिटर क्या करेगा, पिछले साल का दिखा दो। तो पिछले साल में बच्चों अगर वो दिखा कि कैश बैलेंस अचानक से ऊपर गया था, ऑडिटर बोलेगा ओके रीजनेबल जस्टिफिकेशन, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, खूब बात। सेल से याद आया बच्चों, एक ना ब्रांड है ऑल्डो करके, नाम सुना तुमने, ऑल्डो। अरे उस वाले गाने में एक गुच्ची, वो कौन सा गाना, गुच्ची कमानी बिच रोल दी जवानी, चेक कर दी ब्रांड वाले टैग नहीं, तुम गाने में नहीं सुनते हो। आज वो वखरा स्वैग नहीं, उसमें भी तो बोलता है ऑल्डो वाला बैग। तो ऑल्डो एक ब्रांड, अच्छा मुझे भी पता चला यार, ये हम सब गरीबों को नहीं पता होता बेटा, ये सब अमीरों के ब्रांड है, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। बट मुझे पता चला कि भाई ये बहुत महंगा ब्रांड है और इसमें बहुत महंगे महंगे शूज मिलते हैं, मतलब भयंकर भयंकर, राइट। 25-25 हजार के जूते आ रहे थे इसमें। ये ना मेरे को कहाँ पता चला, नोएडा में एक मॉल है DLF मॉल ऑफ इंडिया, उसके अंदर बच्चों ये, वहां एक दिन 50% ऑफ चल रहा था फ्लैट। लिटरली मैंने लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखा है, लिटरली, मतलब एक्चुअली उठा उठा के पटक है, ये वाला मुझे पसंद आया, हट जाते को नहीं लेने दूंगा मैं ये। सच में भाई मैंने कहा ये क्या चल रहा है। और हम गरीब अपनी चप्पल देख के खुश हो रहे थे, हमारी तो भैया चप्पल नहीं आ गए, हम तो मॉल में भी घूमने के लिए। एनीवेज चलिए, तो कैश फ्लो एनालिसिस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सोचो बच्चों, जब ऑल्डो ऐसे सेल लगा के बैठा होगा उस समय भाई कैश कैसा, मतलब लिटरली लोग पता है ऐसे क्या, ऐसे पर्स में से, हाँ भैया ये लो हमारे पैसे लो, हमारा है जूता, बता रहे हैं हम, और सारे पहुंचे हुए भाई साहब, सारे पहुंचे हुए वहां पे। चलो भाई, तो याद रखें कैश फ्लो एनालिसिस। अब मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि आपको याद रहे कि आप लोग जब कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं तो आप कैश फ्लो एनालिसिस भी करेंगे, आप मंथली कैश रिसीट और पेमेंट की समरी बनाएंगे, और अगर कोई अनयूजुअल ट्रेंड है तो आप लोग उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। एग्जांपल मैंने आपको दिया, मार्च के मंथ में आपने देखा अचानक से कैश बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था, आपने एक्सप्लेनेशन मांगी, उन्होंने बताया एंड ऑफ ईयर सेल थी या एंड ऑफ सीजन सेल थी, 50% ऑफ कर दिया था, सब लोग दीवानों की तरह जो हमारे गुड्स खरीद रहे थे और उस समय कैश बहुत ज्यादा आ गया। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कहना, इजी पीजी। चलो जी आ जाओ बच्चों, मेरे साथ जरा जुड़े रहना, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। तो कंप्लीटनेस के 3 पॉइंट, कैश बुक एंट्रीज, टेम्परेरी एडवांसेस, कैश फ्लो एनालिसिस, सबके ऊपर लिख सकते हो। कैश बुक सबसे पहले तो रफ कैश बुक में क्या देखोगे कि भाई रफ कैश बुक से ऑफिशियल कैश बुक में सारी एंट्रीज आ रही है नहीं आ रही है, क्यों, कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं, ऐसा ना हो कोई एक आधी एंट्री छोड़ दिए भाई, राइट। उसके बाद बच्चों सेकंड हमने क्या देखा, हमने ये देखना है कि भाई टेम्परेरी एडवांसेस की सही ट्रीटमेंट है या नहीं, और वो सही से ऑथराइज्ड है या नहीं। फिर तीसरी चीज हमने क्या देखी बेटा, तीसरी चीज हमने देखी कैश फ्लो एनालिसिस, कि भाई कहीं पे कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है, अनयूजुअल ट्रेंड है तो हम क्या मांग लेंगे, एक्सप्लेनेशन मांग लेंगे। डन, बोल दो हाँ कहना, बोल दो। अच्छा जी आ जाओ बेटा, तो उसको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखो आपके मन में क्या होगा, सर कंप्लीटनेस ना भी अच्छे से चेक नहीं हुई, हमने 4 प्रोसीजर और भी लगा सकते हैं, लगा लेना, एग्जाम में ये 3 जरूर लिख के आना भाई। डन, बोल दो, याद है ना। चैप्टर नंबर 11 बच्चों, 2 तरह की चेकिंग हो सकती है, प्रिंसिपल और रूल बेस्ड। आईसीआई कौन सी चेकिंग करता है बेटा, रूल बेस्ड। आईसीआई की किताब में ये रूल लिखा है, ये हम लोग लिख के आएंगे कैसे भी, क्या बोलती पब्लिक, बोल दो हाँ कहना। चलो जी चलो, अब चलते बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है बीआरएस वेरिफिकेशन। लीजिए बच्चों, अब हम लोग अपने मेन माइंड मैप पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, जरा साथ दीजिएगा। क्या बच्चों हमने एग्जिस्टेंस असर्शन कैसे चेक करनी है, इसके पॉइंटर्स पढ़ ली है, बोल दो हाँ कहना। कितने पॉइंटर थे, 3 पॉइंटर थे, याद करो कौन कौन से। हम देंगे बच्चों सबसे पहले क्या, हम क्या देंगे सबसे पहले क्या, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। सरप्राइज चेक, साइमल्टेनियस चेक, कैशियर कंफर्मेशन। अब ये पॉइंट एग्जाम में मत लिख के आना, इनको एक एक लाइन में लिख के आना, आईसीआई को धोखा देंगे हम लोग, उन्हें लगेगा लाइनें याद करके आए, हम अंदर से एक एक वर्ड पे खेल रहे हैं, राइट। सरप्राइज चेक, auditor should conduct surprise check to check the balance of the cash, whether that balance exists at the balance sheet date or not। ये हमारा लड़का, राइट। फिर कंप्लीटनेस बच्चों क्या क्या चेक करके हम लोग, कंप्लीटनेस में क्या क्या चेक करके, कम ऑन टेल मी जल्दी बताओ। हमने कंप्लीटनेस में चेक किया बच्चों रफ कैश बुक एंट्री, एडवांसेस, और लास्ट में जाते जाते क्या चेक कर लिया, कैश फ्लो एनालिसिस। अब कहां पे हम बच्चों अपने मैप के अंदर, अब है हम लोग बीआरएस को कैसे वेरीफाई करेंगे। आज तक तुम लोग बीआरएस बना रहे थे, लेकिन आज आप लोग बीआरएस को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कि बीआरएस कैसे बनी है,
आ जाओ बच्चों, सबसे पहला काम देखो, ऑडिटर का सबसे पहला काम पता है क्या? ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड। जब कुछ ना समझ आए ना, ऑडिटर बेटा पब के बाहर खड़ा हुआ वो बॉडीगार्ड है जो लड़कों को देख के बोलता है स्टैग नॉट अलाउड, बात खत्म। जैसे ही आपसे बोले हाँ भाई क्या करेगा ऑडिटर, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड। ऑब्टेन क्या? लाओ बीआरएस दो। अंडरस्टैंड, हमें बताओ बीआरएस बनाते कैसे हो, मैं देखूंगा। हाँ जी, पहला पॉइंट ऑब्टेन, हाँ जी ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड। क्या ऑब्टेन, क्या क्या मांगोगे? बीआरएस मांगोगे, बीआरएस देना जरा अपने। दूसरी बात बच्चों, अंडरस्टैंड। अच्छा एक बात बताओ गुप्ता जी, ये बीआरएस आप बनाते कैसा हो? हाँ बैठो बैठो साथ में बताओ जरा। अब गुप्ता जी आपको समझा, देखिए जी हम क्या करते हैं, पहले हम लोग बैलेंस ले लेते हैं, फिर बैलेंस लेने के बाद उसमें हम लोग जो है एडजस्टमेंट करते रहते हैं। हम देखते रहते हैं बचपन में आपने फाउंडेशन में किया है कि नहीं किया, ये वाला इसका वजन ज्यादा है, इसका ओहो माइनस कर देंगे, है ना? तो वही करते रहते हैं बेटा। आओ समझ लिया हमने। फिर उसके बाद ऑथोराइजेशन चेक। ऑथोराइजेशन चेक क्या बच्चों सा ध्यान सुनना, कि भाई बीआरएस बनती है तो उसे कोई ऑथोराइज भी करता है नहीं, यानी कोई बीआरएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि नहीं? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो कल को क्या होगा? सोचो, ऑडिटर के पास बीआरएस आई, ऑडिटर कह रहा है बीआरएस गलत है, और सब जितने भी लोग बैठे होंगे क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन गलत है, होगी, हमें क्या पता किसने बनाई, पता है? तो इसलिए बच्चों क्या देखना जरूरी है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। ऑथराइजेशन चेक देखना जरूरी है कि भैया बीआरएस बन तो जाती है लेकिन बीआरएस ऑथराइज भी होती है या नहीं होती है, कोई व्यक्ति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है या नहीं लेता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिलायबिलिटी कैसी है बीआरएस की? कम ऑन, रिलायबिलिटी कैसी बीआरएस की? कम है भाई। ओके, आखिरी पॉइंट, बीआरएस वेरिफिकेशन स्टेप। ओ माय गॉड, बीआरएस वेरिफिकेशन स्टेप। बच्चों देखो बीआरएस वाला टॉपिक कितना आसान है, और मैं आपको बताऊं एज इट इज क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ एज अ ऑडिटर यू विल कंडक्ट बीआरएस वेरिफिकेशन। जो नहीं पढ़ के गया है वो मार रहा होगा उसमें तुक्के, बीआरएस इज अ बीआरएस बिकॉज बीआरएस इज अ बीआरएस एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द बीआरएस। जो पढ़ के गया हुआ है वो भाई सब पहले हाथ जोड़ के बोले भगवान श्री कृष्ण आप हो, हमें पूरा विश्वास हो चुका है, क्योंकि हमें पता है इसमें कुछ है ही नहीं, खोखला टॉपिक। ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड, ऑथराइजेशन चेक एंड 4 स्टेप्स। ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड क्या आप लोग लिख सकते हो? द ऑडिटर विल ऑब्टेन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लाइंट एंड ऑडिटर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस हाउ बैंक डज बैंक रिकंसिलिएशन और हाउ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एंटिटी। सुनने में ऐसा लग रहा भाई ये तो क्या बोल दिया भाई, है इसमें कुछ भी नहीं। दूसरा, authorization check. The auditor should check whether the BRS has been authorized, that is signed by one of the senior official of the client, because if it is not signed it means that no one is responsible for the bank reconciliation statement and it affects the reliability of the bank reconciliation statement. Oh my god, 14 तारीख को ये बोल देना, मैं बता रहा हूं एकदम मैसेज आएगा, सेम टू यू, ठीक है? आ जाओ। हाँ जी, साथ में बच्चों, साथ में प्लीज। नेक्स्ट क्या है? बीआरएस वेरिफिकेशन स्टेप। अब ये तो देखो, टेलिंग बैंक बुक विद बैंक स्टेटमेंट, मैं जा रहा हूं बैंक बुक, यही तो बीआरएस में करते हैं भाई। बता दो नहीं करते क्या? मुझे बता दो यही करते हैं कि नहीं करते हैं? वी टेलिंग द बैंक बुक जो हमने मेंटेन कर रखी होती विद द बैंक स्टेटमेंट। फिर उसके बाद बड़े मजेदार चीजें, इशूड चेक नॉट प्रेजेंटेड। यही तो जीवन था हमारा, चेक इशू करनी है लेकिन बेटा हमने अभी तक, लेकिन सामने वाली पार्टी ने क्या नहीं किया है? प्रेजेंट नहीं किए। अच्छा इसमें झोल क्या हो सकता है पता नहीं, आपने कभी ये समझा कि नहीं समझा? आज आप इसे ऑडिटर वाली नजर से देखो। मेरे पास क्रेडिटर कुछ ज्यादा ही दिख रहे थे, मैंने क्या किया? मैंने चेक बना के इशू कर दिया, क्रेडिटर के अकाउंट में डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी कम करने का नया तरीका, ना हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चौखाया। चेक इशू कर रखा है भाई साहब और बैंक पे दिखा रखा है चेक इशूड। भाई सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन बेटा कोई तो है जो इसमें कुछ कर सकता है। वो कौन है? हाँ, वो है ऑडिटर। ए फॉर ऑडिटर। ऑडिटर आएगा और कहेगा देखो भाई आपके चेक स्टेल हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, 3 महीने से पुराना चेक बच्चों बेकार होता है, कम ऑन, यस और नो? आपके चेक जो है वो स्टेल हो चुके हैं और अब आप एक काम करें, द सेम शुड अपीयर नॉट अपीयर इन द बीआरएस एंड शुड इंस्टेड बी टेकन बैक टू व्हाट? लायबिलिटी। डन। Check issued not presented. Specifically, auditor will check stale checks. What are stale checks? जिनको इशू होके कितने महीने से ज्यादा हो चुका है? Come on, tell me, जल्दी बता दो। 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। And auditor मैनेजमेंट को बोलेगा देखो जी अब ये बीआरएस में नहीं आएगा, अब ये बीआरएस का इशू नहीं रहा है। नाउ दिस शुड बी टेकन एज अ लायबिलिटी, क्योंकि आपने चेक इशू किया, सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। डन? बोलिए हाँ क्या ना? बीआरएस स्टेप देख रहे हो? बच्चों वाली बात है एकदम फाउंडेशन में। अले ले नो 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 नो। इधर देखो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे? बैंक बुक को आप लोग जो बैंक बैलेंस से मैच करोगे। बहुत बढ़िया।
दूसरी बात, जो चेक इशू हो गए प्रेजेंट नहीं किए हैं, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, उनका नाम रखो स्टेल चेक्स, राइट। अब उन चेक्स को बच्चों क्या कराएंगे, बीआरएस से बाहर निकलवाएंगे और लाइबिलिटी में ऐड करवाएंगे। एग्जामिन द केसेस ऑफ डिपॉजिटेड चेक नॉट क्रेडिटेड, ये और बच्चों बढ़िया काम कर रखा है कि आपको बैंक मिल गए हैं, आपको चेक मिल गए हैं, लेकिन आपने अभी तक जो है वो जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। तो ऐसे केस बच्चों देखो ऑडिटर क्या करेगा, आप कह रहे हो 31 मार्च को आपने उसको दिखाया, भाई हमने देखो 10 करोड़ रुपए के चेक डाल दिए, 10 करोड़ रुपए के अभी क्रेडिट हुआ है, तो हम 10 करोड़ रुपए ना अपने अकाउंट में दिखा रहे हैं अभी के लिए। ऑडिटर बोले कोई बात नहीं, 31 को क्रेडिट नहीं हुआ था ना, मैं तो यही हूं, मैं कौन सा जल्दी में हूं, 5 दिन बाद देख लेंगे क्रेडिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आ जाओ। तो थ्रू बैंक डिपॉजिट स्लिप्स हम लोग इसकी डिटेल लेंगे एंड सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई जो इन्होंने 31 मार्च पे दिखा रखा है कि चेक हमारे डिपॉजिट हो गए लेकिन क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो क्या हमें वो अप्रैल की बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होते हुए दिखने चाहिए कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? यस। एंड फाइनली अनअकाउंटेड बैंक ट्रांजैक्शन, अरे ये वो वाली है बैंक ने चार्ज लगा दिए, बैंक की फीस वगैरह जो आपको तो पता नहीं चली, बैंक अपने आप ही खेले जा रहा है, आओ मिलो सीलो सालो थोड़े से तुम चार्ज लगा लो, है ना। तो ये बैंक के चार्ज है बेटा। इंश्योर एडजस्टमेंट फॉर मटेरियल अमाउंट्स आर मेड इन द बुक्स, इफ नॉट एडजस्टेड कंसीडर इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। तो बैंक के चार्जेस एडजस्टेड होने चाहिए, नहीं करोगे भाई तो हम लोग अपनी रिपोर्ट पे मॉडिफिकेशन की बातें कर लेंगे। बीआरएस कितना आसान बच्चों, सबसे पहले बाबू बनो बाबू, अरे गुप्ता जी जरा बीआरएस दिखाइए अपने और मैं समझाइए भी कि बीआरएस बनाते कैसे हैं। ऑब्टेन, अंडरस्टैंड, डन, बोल दो हाँ कहना। फिर अरे गुप्ता जी ये शर्मा जी जो आपके सीएफओ हैं ये साइन वाइन नहीं करते क्या बीआरएस पे? ऑथराइजेशन चेक। फिर उसके बाद तो बच्चों मजाक, स्टेप्स क्या है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। पहला स्टेप क्या लोगे, सबसे पहला स्टेप क्या लोगे कि भाई साहब हम लोग टैली करेंगे किसको, आपके बैंक बुक को बैंक स्टेटमेंट में। फिर तो बचपन की बातें, नॉस्टैल्जिक, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड एंड बैंक चार्जेस। जस्ट बच्चों फील द डिफरेंस, एक बच्चा जो बिल्कुल खुला छोड़ के गया इस चैप्टर को और एक बच्चा जो अब एक बार रीड कर चुका है, एक बार रिवीजन वीडियो देख लेगा, दोनों में पता फर्क क्या होगा? दोनों में फर्क ये होगा अगर एक क्वेश्चन आ गया तो एक के बेटा 4 में से 3 आ रहे होंगे और एक के 4 में से 0 या सिर्फ 1 आ रहा होगा। डन? बात समझ आ रही है आपको? बात। और मुझे बताओ बच्चों, टफ टॉपिक है या इजी टॉपिक है? आप लोग जो बोलोगे मैं वो मान लूंगा। ये टफ टॉपिक लगा या आपको इजी टॉपिक लगा? जेन्युइनली मुझे बताओ। सुपर इजी बच्चों, सुपर इजी। ये चैप्टर सिर्फ आपको लेंथ से डराने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ लेंथ से। इसे पता नहीं हम इनकम टैक्स और जीएसटी एक ही पेपर में देके आए हैं, ये बता रहा हमें। कम ऑन, बोलो हाँ के ना। तो टेंशन नहीं लेने का बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं, आपने इस चैप्टर को लेके बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं पालनी है। आप बस जेन्युइनली सोचे कि मैं चैप्टर करके जाऊंगा, और चैप्टर कैसे करके जाऊंगा? ऐसे ही करके जाऊंगा। मैं बैठा हूं ना, जब मैं हार नहीं मान रहा तुम कैसे हार मान सकते, मुझे बताओ। और जबकि आलस मेरी साइड से होना चाहिए। अरे यार कर लेना यार खुद से यार, जब मेरी साइड से आलस नहीं, तुम्हारी साइड से आलस कैसे हो सकता है? अरे सर आपको नहीं पता, आपके तो एक ही पेपर, हमारा देखो 2 है, हमारा देखो 6 है, हमारा देखो 3 है। भाई मैं जिस लेवल पे आपके साथ मेहनत कर रहा हूं ना, मेरे लिए यही 6 के बराबर हो रखा है। एक एक चीज का चार्ट बनाओ, एक एक का हेडिंग बनाओ, एक एक को हाईलाइट करो, रंग बिरंगे, कलर ब्लाइंड होते भी हरे रंग, नीले रंग, पीले रंग लेके आओ तुम्हारे लिए। तो ऐसी इज्जत कर लो। आओ मैं सच बता रहा हूँ, हरा रंग देखने, ये ग्रीन ही है ना, एक बार कंफर्म करने इट्स ग्रीन ना भाई। ये देखने के लिए ना मैं ऐसे घुस जाता हूँ कंप्यूटर में, कुछ तो नजर आए, हरा है कि लाल है कि क्या है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। एनीवेज चलिए, क्लैरिटी है बीआरएस पे, जल्दी बोलो हाँ के ना। कम ऑन, लिख लोगे बीआरएस वाला? आओ बच्चों वापस चलते हैं अपने मैप पे। एग्जिस्टेंस हो गया, यस। कंप्लीटनेस हो गया, यस। वेरिफिकेशन ऑफ बीआरएस, यस। अब क्या पढ़ेंगे जल्दी बोलो? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। आ जाओ बच्चों, अब आते हैं बच्चों हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक पे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के केस में आप लोग डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स कैसे करने वाले हैं। तो कितना प्यारा सा, कितना सोना सा चार्ट बच्चों मैं आपके लिए बना के लाया हूं। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर होगा क्या? देखो, कंपनी उछल रही, हमारे बैंक में 500 करोड़ पड़े हैं। ऑडिटर कह रहा है ऐसे नहीं मानूंगा, बैंक वालों से बात कराओ, बैंक वालों से कंफर्म कराओ कि भैया ये 500 करोड़ तुम्हारे बैंक में पड़े, तुम्हारा क्या है? यहाँ पे भाई साहब स्टॉक मार्केट में ट्रेडर अपना पीएनएल गलत बना देते हैं, अपने पीएनएल को फोटोशॉप में बना देते हैं। तुमने तो भाई साहब बैंक स्टेटमेंट पर चला घर पे बना के प्रिंट कर रखी है। ये एमएलएम वाले कौन होते हैं? एमएलएम वाले सुनो बेटा तुमने, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले। आज आप ज्वाइन करो हमारी कंपनी और देखो कल लाल रंग की ऑडी जो है आपके घर के बाहर खड़ी होगी। वो बात अलग है कि आप उस पर कपड़ा मार रहे होंगे।
पॉइंट ये है बच्चों, ये एमएलएम वाले क्या करते हैं आपको नहीं बताते हैं, ये देखो मेरे इतने का चेक आया, देखो मेरे इतने का चेक आया। ये घर पे प्रिंट करके लाते हैं चेक को। एक बार मेरे पीछे पड़ गया था कोई, मैंने उसे मैथ्स ऐसा सिखाया, उसने भी छोड़ दिया बेटा एमएलएम। तो प्लीज ऐसे चक्रों में ना फंसे, स्टैट्यूटरी वार्निंग, बिल्कुल भी एमएलएम में नहीं फंसना। ये विवेक बिंद्रा की फोटो की दिखा रहे हो तुम, देखना, ये देखना जरा, विवेक बिंद्रा की फोटो दिखा रहा है मुझे, नालायक। आ जाओ प्लीज, इधर देखो, इधर देखो। मेरी बात क्या है बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि भाई अगर कंपनी बोल रही है कि हमारे पास 500 करोड़ है, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम बेटा उससे क्या लेंगे, हम उससे कंफर्मेशन लेंगे। और कंफर्मेशन लेने का प्रोसेस हम लोग ऐसे 500 पढ़ चुके कि नहीं, मुझे बता दो हाँ के ना। हम बैंक को चिट्ठी लिखवाएंगे कंपनी की ऑथराइजेशन के बाद कि प्लीज बैलेंस, हाँ जी प्लीज बैलेंस क्या कर दीजिए, कम ऑन प्लीज बैलेंस क्या कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। आइए जरा मेरे साथ, डायरेक्टली रिक्वेस्ट बैंक टू कंफर्म अकाउंट बैलेंस एज ऑफ ऑडिट पीरियड एंड, यानी कि पीरियड एंड पे जो कंपनी बैलेंस क्लेम कर रही है वो बैलेंस हम कंफर्म करा लेंगे। डिस्क्रिपेंसी रेजोल्यूशन, अगर बच्चों बैंक का बैलेंस अलग आ रहा है और हमारे अकाउंट्स का बैलेंस अलग आ रहा है, तो हम लोग उसको डिस्क्रिपेंसी बुलाते हैं और हम लोग करेंगे कोशिश कि कैसे बच्चों हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हम कंपनी को बोलेंगे 500 करोड़ कह रहे थे ना, 50 बताया बैंक वालों ने, अब जरा 450 करोड़ बताओ कहां है, एक्सप्लेन द डिफरेंस। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। और बच्चों हो सकता है वो डिफरेंस एक्सप्लेन कर भी दे। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वही चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक रिसीव डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, इन सारी चीजों की वजह से क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। और अगर क्लाइंट ने एक्सप्लेन कर दिया, बढ़िया, नहीं कर पाया, टाना ना टाना ना 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 705 लगेगा। 705 समझ गया कि नहीं समझ गया बेटा, मॉडिफिकेशन। एंड फाइनली बच्चों फुल कंफर्मेशन एम्फेसिस हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों बैंक बैलेंस बहुत बड़ा आइटम होता है और साथ में पता बहुत कम होते हैं। भाई एक कंपनी जरूर लिख दिए 2-4 हजार बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं हमने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने होंगे, 2, 4, 5। एम फॉर 100% कंफर्मेशन ऑफ बैंक बैलेंसेस। बताइए सही है कि नहीं, कम ऑन, यस और नो। भाई 5 बैंक अकाउंट में सारे कंफर्म कर लो ना। और साथ में बच्चों अब ऑडिटर आपको अपनी हद दिखाएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, भाई साहब पहले तो ये पढ़ो, इन पर्सन बैलेंस कंफर्मेशन एट द बैंक विद कंपनी पर्सनल। ऑडिटर कह रहा नहीं आ रहा, निकाल स्प्लेंडर समझ गए कि नहीं समझे बेटा तुम लोग, अरे हीरो होंडा स्प्लेंडर, निकाल स्प्लेंडर। और भाई साहब क्लाइंट को बिठाएगा आगे, खुद बैठेगा उसके पीछे, लगाएगा हेलमेट, कहेगा चलो बैंक में। और वहीं बैंक पे जाकर काहे नहीं भेज रहे हो बैलेंस, काहे नहीं भेज रहे हो, तो वहां पे कहेगा कोई बात नहीं, मैं दिखा दूं, यहीं दिखा दूं, यहीं पे कंफर्म करके चले जाएंगे। डन। तो अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या ऑडिटर इन पर्सन बैलेंस कंफर्मेशन के लिए भी जा सकता है एट बैंक विद द कंपनी पर्सनल? आंसर इज यस। याद रखिएगा विद कंपनी पर्सनल, कहीं आप बोलो ऑडिटर हूं, हटाओ कंपनी पर्सनल को, गुप्ता जी को साथ लेके जाएंगे, याद रखिएगा बेटा, खुद मत पहुंच जाना, बैलेंस दिखाओ क्लाइंट का। ओके अच्छा, और क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन अगेंस्ट बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल टू द कंपनी और थ्रू ऑनलाइन एक्सेस इन द ऑडिटर्स प्रेजेंस। इधर देखो भैया, ऑडिटर है, इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट वी चेक, रेस्ट वी ऑडिट। बैंक बैलेंस कंफर्म नहीं कर रहा ना, आओ 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 आओ, ऑनलाइन जरा अपना बैंक अकाउंट खोलो, अभी लाइव खोलो मेरे सामने। सर इससे ऑडिटर को क्लाइंट का पासवर्ड नहीं पता चल जाएगा? नहीं बेटा, हम लोग डिजिटल संस्कार निभाएंगे ना, जब वो पासवर्ड डाल होगा वैसे कर लेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लाइंट के प्रेजेंस में ऑडिटर बच्चों क्या करेगा, ऑडिटर की प्रेजेंस में क्लाइंट बैंक अकाउंट खोलेगा और ऑडिटर अपनी सेटिस्फेक्शन करेगा, बैलेंस डन। क्या बोलती पब्लिक? इजी 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 इजी, बोलिए, लीजिए। तो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर फिर से बच्चों, अब देखो, जो बच्चा बिना पढ़े जा रहा है इस चैप्टर को, वो ऐसे 505 का राग अलाप के आएगा वहां पे, और आई से कहते हैं वो सब बेकार हो गया जो पढ़ा था। अब रूल बेस्ड चेकिंग होगी, जो पूछ रहा हूं वो बताओ, बैंक बैलेंस के केस में एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे काम करेगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बैंक से डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, प्लीज अकाउंट बैलेंस कंफर्म कर दीजिए। डिस्क्रिपेंसी मिल जाएगी तो हम कंपनी को बोलेंगे भैया इस डिस्क्रिपेंसी को एड्रेस करो, क्लैरिफाई करो क्यों है ये। और उसके बाद बच्चों हमारी कोशिश होगी, हम 100% बैलेंसेस को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। कम ऑन, हम 100% बैलेंसेस को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर रिसीव नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं रिसीव हुआ, तो बेटा हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट्स पड़ी हुई है कंपनी के पास, हम उनके थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग ऑनलाइन एक्सेस करेंगे क्लाइंट का अकाउंट और स्टाफ के प्रेजेंस में करेंगे। ऐसा ना हो कि तुम भाई सब बन जाओ धूम 3 के ऋतिक रोशन। अब मैं दिखाता हूं इनको, इनका बैंक अकाउंट हैक करके इनको ही इनकी स्टेटमेंट भेज के सरप्राइज कर दूंगा, जेल चले जाओगे। राइट? तो भाई
ऑडिटर क्लाइंट की प्रेजेंस में जो है वो क्या करवाएगा, ऑनलाइन बैलेंस को भी वेरीफाई कर सकता है। और नहीं तो निकाल स्प्लेंडर, मैं बता रहा हूं पेपर में ये बातें याद आएंगी। निकाल स्प्लेंडर, स्प्लेंडर याद रखना बेटा। आई नो स्प्लेंडर होता है बट थोड़ा फील तो लो बेटा, हरियाणा से हैं हम, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, राइट। तो निकाल स्प्लेंडर, बैठ पीछे और चल बेटा बैंक पे आ जाओ। लो भाई लो, तो इन पर्सन बैलेंस कंफर्मेशन एट द बैंक विद द कंपनी पर्सनल। वापस आओ बच्चों, मैप में वापस आओ। कैश में क्या क्या चेक करना था, एग्जिस्टेंस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, बीआरएस हो गया, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर हो गया। वैल्यू, वैल्यू में बच्चों हम लोग चलते हैं। सर आपने वैल्यू का चार्ट नहीं बनाया, ये मुझे चार्ट बनाने लायक लग ही नहीं रहा था। आओ यार देखो, लो वैल्यू। In addition to the procedure performed above, the auditor should ensure that all bank accounts holding foreign currency have been restated at the closing exchange rate as per the applicable FRF. यानी सिर्फ एक पॉइंट है बच्चों इसके अंदर, सिर्फ एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, अगर आपके पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है तो चेक कर लो कि भाई वो फॉरेन करेंसी जो है एज पर दी क्लोजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग फॉर, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, क्लोजिंग फॉरेक्स रेट, क्लोजिंग फॉरेक्स रेट के हिसाब से आपने उसका बैलेंस निकाला हुआ है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। चलो खुश कर देते हैं आईसीआई को। व्हाट इज द एप्लीकेबल एफआरएफ? AS 11। डन। तो वैल्यूएशन में सिर्फ एक ही पॉइंट बच्चों, बाकी सारे पॉइंट्स आप ऊपर वाले बोल के आ सकते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट लिख देंगे कि अगर क्लाइंट के पास अकाउंट में फॉरेन करेंसी पड़ी है तो वो फॉरेन करेंसी का बैलेंस निकलना चाहिए एज पर दी क्लोजिंग फॉरेक्स रेट एज पर रेलेवेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलती पब्लिक? डन। बोलो। पूरा टॉपिक बच्चों अब रिवाइज करेंगे एकदम बढ़िया स्पीड के साथ, राइट। ये डिस्क्लोजर किसने करने हैं, जल्दी बताओ बेटा, डिस्क्लोजर किसने करने हैं? ये आपने जहां से भी अकाउंट्स की क्लास ली है, चाहे शर्मा सर से, चाहे जिंदल सर से, चाहे बेनीवाल सर से, कहीं से भी क्लास ली बेटा, आप उनको बोले कि मैंने मैसेज दिया है कि सर प्लीज शेड्यूल 3 का लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दो, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, राइट। तो प्लीज शेड्यूल 3 को आप लोग जो है अपने आप कवर करेंगे, उस पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो आप लोग कर लेंगे। बोलो हाँ के ना, प्रॉमिस करके जाओ, बोलो हाँ के ना। यस सर, यस बिल्कुल सर, बिल्कुल, आ जाओ। चलिए बच्चों, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऑडिट जो है कंप्लीट हो गया। हर क्लास के बाद बच्चों अपनी पीठ थपथपा लिया करो। आप वो बच्चे हो जो ऐसा चैप्टर कवर कर रहे हैं जो सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और फिर पूछते हैं ऑडिट बड़ा टफ है, मार्क्स ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमने तो 25 नंबर के चैप्टर ही छोड़ दिए थे। 5 और 9 टफ है ना, तो 75 नंबर का हम लोग करके गए थे, 75 में से कोशिश कर रहे थे 50 लाने की और फिर नहीं आ रहे हो। अरे 100 का करके जाएंगे, 100 में से कोशिश करेंगे 70-80 लाने की, आ जाएंगे। डन। आइए जी, चलिए चलते बच्चों रिवीजन पे।